अध्याय 2 में हम लोग को बहुपद पढ़ना है। ये बहुपद जो पढ़ना है ये क्लास 9 से ही शुरू होता है और क्लास 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा था। बहुपद को क्लास 10th में अच्छे तरीके से समझने के लिए, बारीकी से समझने के लिए हमको क्लास 9th की कुछ जानकारी होनी आवश्यक है। प्रश्नावली करने से पूर्व हम उस सारे ज़रूरी बातों को समझेंगे जो हमको क्लास 10th में ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बहुपद जो है यह बहुपद का अंग्रेजी में हम इसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स के समझने के लिए हमको दो चीज़ की ज़रूरत होगी। दो चीज़ को हम लोग समझेंगे। पहला तो हम लोग को पढ़ना होगा चर, जानना होगा कि चर क्या होता है। और चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, जिसका हिंदी होता है परिवर्तनशील। यानी कि जैसे A, B, C, D, X, Y, Z इत्यादि। ऐसा कहें कि अंग्रेजी के 26 लेटर को हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर चर के रूप में जानते हैं। ये चर जो है ये वेरिएबल होता है, यानी परिवर्तनशील होता है। वेरिएबल से तात्पर्य ये है, परिवर्तनशील से तात्पर्य ये है कि कभी x का वैल्यू 5 होता है तो कभी x का वैल्यू 6 होता है, कभी x का वैल्यू -2 होता है। तो ये परिवर्तनशील होता रहता है, कभी कुछ हमेशा चेंज होते रहता है इसका मान। और दूसरा जो पढ़ना हमको अचर, जिसका इंग्लिश होता है कांस्टेंट से तात्पर्य स्थिर। अब स्थिर यानी स्थिर तो जानते हैं, आप लोग खुद जानते होंगे कि स्थिर क्या होता है कि वह कभी बदलता नहीं, एक जैसा रहता है। जैसे 1, -2, 3.5 या 1/2 या -3/5 या √7 इत्यादि। और आप देख रहे हैं कि ये सभी जो संख्याएं हैं, ये सारे संख्या क्या है? वास्तविक संख्या, जो कि चैप्टर 1 में हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है। यानी सारे के सारे वास्तविक संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? अचर। और लेटर जो 26 है इंग्लिश के, ए से लेकर जेड तक के सारे अक्षर को हम लोग क्या कहेंगे? चर। चलिए अब इतना चीज़ समझें। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को बीजीय व्यंजक के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि बीजीय व्यंजक क्या है। तो चलिए बीजीय व्यंजक के बारे में हम लोग देखते हैं। बीजीय व्यंजक का अगर हम परिभाषा लिखें तो कुछ इस तरीके होता है। कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसा कि परिभाषा में ही है कि कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग और अंतर, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो एग्जाम्पल जैसे 2x² + 3x + 7, या हम लिख सकते हैं 6x + 9, या लिख सकते हैं 7x² + 4x - 7। इसमें क्या है? इसमें देखिए
एक्स स्क्वायर को किससे गुना किया है? 2 से। इसके बीच में गुणन है, फिर जोड़ का चिन्ह है, फिर ये योग किया गया है, फिर 3 को एक्स से गुना किया गया है और फिर जोड़ा गया है इसमें 7। यानी कि इसमें गुणन है, जोड़ है, गुणन है, जोड़ है और अंतर, यहाँ देखिए अंतर है और भाग भी होता है। जैसे लिख सकते हैं हम 3x/5। तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? भाग है। तो इस सभी को हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। अब इसके बाद बहुपद के बारे में कुछ हम लोग देखते हैं कि बहुपद, फिर से हम बहुपद पे आते हैं। तो चलिए, बहुपद सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। बहुपद होने के कुछ शर्त होते हैं जो इस प्रकार है। ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें क्या शर्त सब होनी चाहिए? तो पहली शर्त है, अब देखिए पहली शर्त की बात करते हैं। तो पहली शर्त है कि चर राशि का घातांक एवं घातांक 1 क्या होना चाहिए? घातांक 1 धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। इस पर फिर हम आएंगे। पहले तीनों जो शर्त है, 3 शर्त, इसको हम लिख लेते हैं। पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए, ये दूसरा है। और तीसरा, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। चलिए, ये तीनों शर्त के बारे में हम लोग डिटेल में एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि एग्जाम्पल के बाद हम इसको बताएंगे कि एग्जाम्पल करके कि ये कैसे है, ये किस प्रकार। ये चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए और प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो इसको हम एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि एग्जाम्पल लेके कि आपको ये कैसे देखना है। अब पहला क्या था? पहला था कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें हम, जैसे मान लीजिए कि पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, px में ले रहे हैं। px का मतलब होता है पॉलिनोमल्स और x का मतलब होता है कि x चर में है। पॉलिनोमल x चर में है कि कोई भी जो बीजीय व्यंजक लिखा गया है वो x चर में है, कोई बहुपद जो है वो x चर में है। तो इसमें क्या होना चाहिए? जैसे 2x² प्लस x माइनस आदि प्लस 7। इसमें क्या है कि ये जो स्क्वायर है, x का जो पावर है वह क्या है? स्क्वायर है। इस x का जो पावर है 1 है। तो ये 2 और ये 1 क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। यानी घात किस में होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक में। इस प्रकार अगर हम दूसरा देखें एग्जाम्पल, तो दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं px में, अगर हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, तो इसको हम लिखते हैं कि 2x² प्लस 7x पावर -1 प्लस 7। यानी इसमें क्या है कि इसका तो घात +2 है यानी धनात्मक है और इसका घात कितना है? -1 है। तो ये घात धनात्मक होना चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर यह माइनस में है तो ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। और ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। आपको इसकी जानकारी आपको ये देख लेना है। और भी हम ले सकते हैं, जैसे px में रहता है कि px में अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो लिख सकते हैं कि 4x² प्लस 8√x प्लस 7। ये भी बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? तो ये जो चर है ये रूट अंडर के अंदर है। ये चर क्या है? रूट अंडर के अंदर है। और रूट अंडर का मतलब होता है किसी संख्या पर अगर रूट अंडर है तो इसका मतलब होता है कि x का पावर 1/2 है।
जबकि हमको x का पावर जो चर का पावर है ये क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 0 से लेके और प्लस वाली जितनी संख्या होती है उसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये 1/2 जो है ये भिन्न संख्या या प्रमेय संख्या इसको कह सकते हैं, तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये बहुपद, ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। फिर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल और लें, चलिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं। मान लीजिए कि लिखा आपको दिया है कि x² + 1/x - 3, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसका जो है 1/x है, इसमें देखिए 1/x है, तो 1/x का मतलब है कि बट्टा में जब x है और इसको जब हम ऊपर x को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो अंश, ये हर जो है हर को जब अंश में ले जाएंगे और अंश को जब हर में करेंगे तो इसका घातांक क्या होता है, अगर पॉजिटिव घातांक है तो इस पर निगेटिव घातांक हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी कि x का पावर क्या हो गया -1 और x का पावर क्या होना चाहिए, हमेशा धनात्मक होना चाहिए। चर का मान क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो ये भी चर का घात धनात्मक नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। और भी एग्जाम्पल हम थोड़ा सा डिफाइंड और कर लेते हैं। मान लीजिए कि किसी आपको लिखा हुआ है कि 3x² - 7x का पावर 1/2 और +7। इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, -7 का जो x का पावर है वो 1/2 है। ये 1/2 भिन्न संख्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। अभी यहाँ पे बात किए थे हम लोग, यहाँ पे बात किए थे, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। इस चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेके हम इसको और डिफाइंड करते हैं और क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि कोई दिया हुआ है कि x², इसका गुणांक जो है √3 है +4x - 7, तो ये बहुपद है। ये √, किस पे है, x² के गुणांक पे, और x² का जो गुणांक होगा, चर का जो गुणांक होगा क्या होता है, एक वास्तविक संख्या है। तीसरा शर्त था वास्तविक संख्या होता है, तो ये होगा, ये बहुपद है। समझ में आया ये बहुपद कैसे है। फिर अगर हम अगला एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए कि 3.5 दिया हुआ है, x² + 7x - 2 दिया हुआ है, तो इसका x² का गुणांक क्या है, 3.5। 3.5 भी एक क्या है, वास्तविक संख्या है, इसलिए ये भी क्या होगा, बहुपद होंगे। तो आप हम आशा करते हैं कि आपको डिफाइंड हो गया होगा कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, और अभी कभी दिक्कत नहीं होगा आपको। अब हम बात करते हैं, अब हम बहुपद की प्रकार के बारे में बात करेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ये तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है क्लास 10th तक जो पढ़ना है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बहुपद को 2 तरीके से वर्गीकृत किया गया है, यानी बांटा गया है। पहला पद के आधार पर, और दूसरा जो है वह घातांक के आधार पर, घातांक के आधार पर, घातांक के आधार पर और पद के आधार पर। तो पद के आधार पर कैसे पहचानेंगे हम लोग, तो इसका पहचान होता है, इसको पहचानने की कौन सा बहुपद है ये पद के आधार पे, इसका पहचान होता है कि पदों को गिनती से इसका पहचान करेंगे हम लोग। जैसे इसका पहला होता है एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद किसे कहेंगे, तो एक पदी बहुपद कहेंगे जिसमें केवल एक पद हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे 2x, 9x, 7, -4, इसमें देखिए एक पद है, इसीलिए क्या कहेंगे, इसको एक पदी कहेंगे। चलिए अब दूसरा लेते हैं, दूसरा बात करते हैं। तो दूसरा में आता है द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद में क्या होगा, जिसमें इसमें क्या लिखे, एक पदी में जिसमें केवल एक पद हो। इसका द्वि का मतलब क्या होता है, 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जिसमें
जिसमें केवल 2 पद हो। बस नाम से ही इसमें चिन्हित है, बस ये नाम में ही है। तो इसमें क्या होगा, जैसे 2x + 3 एक पद और एक पद, 2 पद हो गया। 7x - 3 एक पद 2 पद हो गया। तो ये द्विपदी हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और हम अगर लिख लेते हैं त्रिपदी। क्या लिखते हैं? त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद इसमें भी नाम से ही त्रि माने क्या होता है? 3। त्रि का मतलब क्या होता है? 3। तो 3 पद होना चाहिए। कितने होने चाहिए? 3 पद हो। तो 3 पद हो तो 3 पद के लिए एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो देखिए 2x + 3y - 7 एक पद 2 पद 3 पद, ये त्रिपदी हो गया। ठीक है। अब हम बात करेंगे घातांक के आधार पर। ठीक है। तो घातांक के आधार पर पता करने के लिए उस बहुपद के उच्चतम घात को हम लोग को देखना होगा। बहुपद के उच्चतम घात। उच्चतम घात से तात्पर्य है कि सबसे बड़ा घात कौन है, सबसे बड़ा घात कौन सा है। इस आधार पर पहला रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि बहुपद का उच्चतम घात 1 हो। क्या होना चाहिए? बहुपद का उच्चतम घात 1 हो। घात 1 होना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? जैसे लिखेंगे 2x 7x या लिखेंगे हम -4x। इसमें क्या है? x का घात कितना है? 1 है। x का पावर कितना है? 1 है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। या हम लिख सकते हैं 2x + 7। इसमें कितना है? x का पावर 1। यानी कि ये बहुपद कौन से बहुपद होंगे? रैखिक बहुपद। अब दूसरे बहुपद का बात करते हैं। अगर घातांक के आधार पर बात किया जाए तो ये होता है द्विघात बहुपद। द्विघात से तात्पर्य क्या है? जिसका घात कितना होना चाहिए? जिस बहुपद में उच्चतम घात कितना होना चाहिए? उच्चतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उच्चतम घात कितना होना चाहिए? 2। द्वि माने 2 होना चाहिए उच्चतम घात। जैसे लिखते हैं कि 2x² + 7x + 3। इसमें क्या है? x² का x का घातांक 1 भी है, x² भी है। तो x का अधिकतम घातांक कितना है? 2 है। x का अधिकतम घातांक कितना है? 2 है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है। अब ये हो गया द्विघात बहुपद। इसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद त्रि का मतलब होता है 3, अघात मतलब घात जिसका उच्चतम कितना होना चाहिए? उच्चतम घात होना चाहिए कितना? 3 हो। उच्चतम घात कितना हो? 3 हो। जैसे लिख सकते हैं हम 2x³ + 4x² - 7x + 8। इसमें अधिकतम घात चर का कितना है? चर का अधिकतम घात कितना है? q यानी 3 है। तो इसको कहेंगे त्रिघात बहुपद। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये VVI है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। शून्यक बहुपद। नाम में लिखा है शून्यक। अब चर राशि का घात कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चर जो राशि होगा, चर राशि का घात क्या हो? 0 हो, यानी 0 हो, 0 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं क्या 2 - 3 7 या लिख सकते हैं 4। ये सब क्या है? शून्य बहुपद है। क्यों है शून्य बहुपद? तो ये जो 2 है +2 है, ये +2 क्या है? ये +2 क्या है? ये +2 जो है, इसमें x का अगर गुणांक 0 हो, क्या होना चाहिए? घात x का क्या होना चाहिए? 0। चर का घात 0 होगा तो 2 और गुने x का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। दुनिया की किसी भी चीज़ पे पावर अगर 0 हो, याद रख ले, दुनिया की किसी भी चीज़ पे अगर पावर 0 हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का संख्या हो या कोई भी चर हो, अचर राशि हो, अगर 0 वैल्यू है, इसका पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है। और 2 से 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा? 2। इसीलिए इसमें जो था क्या था? इसमें ये था कि इसका चर का जो वैल्यू था वह 0 था, इसीलिए ये सिर्फ 2 बचा।
तो इसको कहेंगे शून्यक बहुपद। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए अगला टॉपिक जो है वो टॉपिक है शून्यक का। 9th में आप लोगों ने पढ़ा था शून्यक के बारे में। शून्यक को ही हम लोग मूल भी कह सकते हैं। मूल शून्यक किसी चीज़ का निकालेंगे। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है किसमें, px में दिया हुआ है। px यानी पोलिनोमल, p से पोलिनोमल और x चर में है। पोलिनोमल बहुपद किस में है, तो x चर में है। क्या दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है -2, 4x -2। तो इसका शून्य क्या होगा, तो शून्यक निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। क्या करना है, 4x लिखेंगे, -2 करेंगे और निकालना क्या है, शून्यक। तो इक्वल टू में क्या करेंगे, 0 कर देंगे, यानी समीकरण बना देंगे और 0 डाल देंगे। तो ये हो गया 4x। अब इस माइनस को अगर हम उस तरफ ले जाएंगे, बराबर के दाहिने तरफ, देखिए ये बाएं तरफ है अभी, और जब हम इस 2 को कहाँ ले जा रहे हैं, बराबर के दाहिने तरफ, तो दाहिने तरफ जाने पर ये माइनस प्लस का सिंबल में बदल जाएगा, और इसमें 0 जोड़ेंगे तो 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है। इसीलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, और ये गुना में है तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, बट्टा के नीचे, और बट्टा का मतलब होता है भाग। और जब इसको काटेंगे आप तो 2:1 और 2 यानी x का वैल्यू कितना आएगा, 1/2। अब जांच अगर हम कर लें तो जांच करने पर हमको शून्य का वैल्यू, अगर ये जो x का वैल्यू अगर दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, अगर हम इस px में ये जो है 4x -2, इसमें अगर हम इस x का वैल्यू अगर बैठा दें तो इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। देखिए अगर हम डालते हैं 4 गुने x का वैल्यू क्या है, 1/2 डाले -2, यानी 2 से 4 कटेगा, 2 मरतबे, और 2 से 1 को गुना कीजिएगा, 2×2, और माइनस कितना होगा, 2 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। यानी कि ये प्रूव्ड हो गया कि आपने जो ये शून्यक निकाला है वो सही है। बस शून्य के लिए हमको इतना ही चीज़ करना है। अब अगले, ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसीलिए हम अगले क्लास में और इसके बारे में बात करेंगे, बहुपद के बारे में बात करेंगे और बारीकी से। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है रैखिक बहुपद, शून्यक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इस सब के बारे में एकदम व्यापक रूप से डिटेल बाय डिटेल हम लोग पढ़ते जाएंगे। और उसके बाद प्रश्नावली 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और जो भी प्रश्नावली है, ये सारे प्रश्नावली को हम लोग बारीकी से एक एक करके धीरे धीरे पढ़ना है। धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।